गांव के किनारे बसा एक पुराना पुश्तैनी घर, जिसके पीछे एक विशाल और घना बगीचा था। बाग के ठीक सामने एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें सविता देवी अपने दो बेटों राजू और छोटू के साथ रहती थीं। लेकिन इस गर्मी का एक ही सबसे मीठा तोहफा था, आम। राजू और छोटू का पुश्तैनी बगीचा इस साल फलों से लदा हुआ था। लंगड़ा और दशहरी की खुशबू पूरे इलाके में महक रही थी। लेकिन इस खुशबू के साथ एक अनजाना सा डर और नुकसान भी जुड़ा हुआ था। पिछले कई दिनों से बगीचे के सबसे अच्छे आम रहस्यमयी ढंग से गायब हो रहे थे। दोपहर का वक्त था। रसोई में मां सविता देवी रोटियां बेल रही थीं। तभी उन्होंने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया। अरे ओ राजू, छोटू, जरा इधर आओ तो। तुम दोनों बस घर में बैठकर पंखा झेल रहे हो और वहाँ बाहर बगीचे में क्या हो रहा है, कुछ खबर है तुम लोगों को? क्या हुआ माँ? दोपहर में इतनी चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? सुबह बिरजू काका बता रहे थे कि अपने बगीचे के उत्तर वाले हिस्से से कल रात फिर 5-6 टोकरी आम साफ हो गए, वो भी सबसे ऊंचे वाले पेड़ के। समझ नहीं आता कि ये चोर कौन है, इतनी ऊंचाई पर चढ़कर बिना किसी शोर के आम ले जाता है। माँ, वो चोर पक्का कोई बंदर होगा। इंसान होता तो लाठी की आवाज आती या कोई आहट होती। बंदर ही तो चुपचाप पेड़ पर चढ़ जाते हैं। चुप कर खाने के शौकीन। बंदर होता तो आम तोड़कर खाता, नीचे गुठलियां और छिलके गिरते। वहां तो टहनी तक नहीं टूटी है, जैसे किसी ने रूह की तरह आमों को गायब कर दिया हो। अगर तुम दोनों ने आज रात से रखवाली शुरू नहीं की तो ये चोर एक भी आम बेचने लायक नहीं छोड़ेगा। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। मैं और छोटू आज रात वहीं रुकेंगे। देखेंगे कि आखिर ये कौन सा चोर है जो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। शाम ढली और अंधेरा गहराने लगा। शाम के 7 बजते बजते आसमान में काले बादल छाने लगे थे, जिससे रात और भी डरावनी लग रही थी। राजू ने अपनी मजबूत लाठी उठाई और एक पुरानी टॉर्च ली। छोटू, जो अंदर से थोड़ा सहमा हुआ था, उसने भी डरते डरते एक डंडा उठाया और कुछ खाने का सामान अपनी पोटली में बांध लिया। दोनों भाई घर से निकले। बगीचा गांव की आखिरी सीमा पर था, जिसके बाद सन्नाटा और घना जंगल शुरू हो जाता था। जैसे जैसे वे बगीचे के करीब पहुंच रहे थे, झींगुरों की आवाज तेज होने लगी थी। भाई, क्या आज रात को आना वाकई जरूरी था? मुझे तो घर की छत पर ही नींद अच्छी आती है। और वैसे भी गांव वाले कहते हैं कि इस बगीचे में पुराने मालिक का साया आज भी घूमता है। कहते हैं वो मरते दम तक अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते थे। अरे चुप कर, ये सब तेरे मन का वहम है। वो पुरानी कहानियाँ सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होती हैं। साया वाया कुछ नहीं होता। वो देख सामने वाला पेड़, उस पेड़ के नीचे कितने सारे आम गिरे हैं। कोई ना कोई तो है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। आज उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। बगीचे के अंदर कदम रखते ही हवा का तापमान जैसे अचानक गिर गया। बाहर गर्मी थी, लेकिन पेड़ों के नीचे एक अजीब सी ठंडी सीलन महसूस हो रही थी। चारों तरफ पेड़ों की लंबी परछाइयां राक्षसों जैसी लग रही थी। अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। भाई भाई रुको, देखो वहां। अभी कोई काला सा पीछे से निकला। कहा? वहां तो सिर्फ झाड़ियां हैं। तू बेवजह डर रहा है छोटू। हवा से पत्तियां हिल रही होंगी। नहीं भाई, कसम से मैंने एक काला सा साया देखा है। वो बहुत तेजी से उस पुराने कुएं की तरफ गया। छोटू, ये तेरा भ्रम होगा। रात के समय अंधेरे में हर हिलती हुई चीज डरावनी लगती है। यहाँ हमारे अलावा कौन हो सकता है? चल मचान पर बैठते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, राजू के पीछे से फिर एक परछाई तेजी से गुजरी। इस बार राजू ने भी उसे अपनी आंखों के कोने से देखा। वो कोई जानवर नहीं लग रहा था, बल्कि किसी लंबे कद के इंसान जैसा आकार था। दोनों भाई एक पल के लिए ठिठक गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। छोटू, शायद तू सही था। कुछ तो है यहाँ, लेकिन डर मत,
हमारे पास लाठी है। भाई मुझे लग रहा है हमें वापस माँ के पास जाना चाहिए। ये सियार नहीं है, सियार ऐसे नहीं चलते। चुप रहे, सियार ही होगा। चलो मचान पर चलो, ऊंचाई से सब साफ दिखेगा। वे दोनों बगीचे के बीचों बीच बने लकड़ी के मचान पर चढ़ गए। कुछ देर तक वे जागते रहे, लेकिन सन्नाटा इतना गहरा था कि धीरे धीरे उनकी आंखें भारी होने लगी। रात का समय, ठंडी हवा और दिन भर की थकान दोनों को गहरी नींद ने घेर लिया। अचानक राजू की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। उसने देखा कि आसमान का चांद बादलों में छिप गया है। चारों तरफ गहरा काला अंधेरा था। तभी पास के एक घने कलम के आम के पेड़ से पत्तों के सरसराने की तेज आवाज आई। ओए उठ, जाग जा, सुन वो आवाज। क्या हुआ भाई? चोर आ गया क्या? आवाज मत कर, सुन कोई आम खा रहा है, चबाने की आवाज आ रही है। दोनों ने मचान से नीचे झांका। बाईं तरफ वाले पुराने पेड़ के नीचे एक आकृति बैठी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वो इंसान जैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसके बैठने का तरीका बहुत अजीब था, एकदम स्थिर और झुका हुआ। वो बड़ी तेजी से आमों को उठा रहा था। कौन है वहां? सामने आओ। चोरी करते शर्म नहीं आती? इतनी रात को हमारे बगीचे में क्या कर रहे हो? लेकिन उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां सिर्फ हवा की सरसराहट और भी तेज हो गई। वो आकृति वैसे ही बैठी रही जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। भाई वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? उसे टॉर्च मारो ना। रुक, मैं अभी देखता हूं। राजू ने कांपते हाथों से टॉर्च का बटन दबाया। जैसे ही राजू की टॉर्च की रोशनी उस आकृति पर पड़ी, बगीचे का तापमान मानो और भी गिर गया। वो आकृति जो अब तक आम खाने में व्यस्त लग रही थी, एकदम स्थिर हो गई। राजू और छोटू की सांसें थम सी गई थीं। उस आकृति ने पीछे मुड़कर देखा। जब उसका चेहरा रोशनी में आया तो छोटू के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। उसका चेहरा किसी जिंदा इंसान जैसा नहीं था। खाल सूखी हुई और पीली पड़ चुकी थी, जैसे बरसों से उसमें खून न दौड़ा हो। सबसे खौफनाक उसकी आंखें थीं, या कहें कि आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? आम बहुत मीठे हैं, क्या तुम भी चखोगे? बरसों बीत गए इस मिठास को गले से नीचे उतारे हुए। भाई इसके पैर देखो, इसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। ये इंसान नहीं है भाई, ये वही है। छोटू की बात सुनकर राजू ने टॉर्च की रोशनी नीचे की ओर की। उसके पैरों के पंजे पूरी तरह पीछे की तरफ घूमे हुए थे। राजू का दिमाग सुन्न हो गया। बचपन में सुनी हुई कहानियां हकीकत बनकर उनके सामने खड़ी थी। तुम इंसान नहीं हो। छोटू भाग, यहाँ से भाग। जैसे ही राजू और छोटू मचान से कूदकर पीछे की ओर मुड़े और घर की तरफ भागने की कोशिश की, एक बर्फीली हवा का झोंका उनके सामने से गुजरा। पलक झपकते ही वो बूढ़ा आदमी, जो अभी कुछ फीट दूर था, हवा में तैरता हुआ उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। वो जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में झूल रहा था। कहाँ जाओगे? इस बगीचे की सरहद बहुत लंबी है। मैंने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। 100 सालों से मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ, और अब मैं थक गया हूँ। मुझे नए रखवालों की जरूरत है। क्या तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रुकोगे? हमें जाने दो बाबा, हमें आम नहीं चाहिए। हम फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे, हमें छोड़ दो। छोटू रो मत, हिम्मत रख, ये हमें डरा रहा है। डर तो अभी शुरू हुआ है। जो मेरे बगीचे के फल चुराता है, मैं उसे यहीं दफन कर देता हूँ, और जो रखवाली करने आता है उसे अपना बना लेता हूँ। भाग छोटू, पेड़ों के बीच से निकल। ये हवा में है, झाड़ियों में नहीं आ पाएगा। दोनों भाई अपनी पूरी जान लगाकर भागने लगे।
पीछे से उस रूह के हंसने की और रुक जाओ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। भागते भागते उन्हें महसूस हो रहा था कि बगीचे के पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं। जिस रास्ते से वे आए थे वो रास्ता कहीं खो गया था। भाई, हम रास्ता भटक गए हैं। ये बगीचा हमें बाहर नहीं जाने दे रहा। देखो, वो फिर से वहीं खड़ा है। ठहर छोटू, देख वहां, वो सामने कुछ चमक रहा है। वो अपने बगीचे की सीमा के बाहर है। राजू ने दूर एक छोटी सी रोशनी देखी। वो गांव के पुराने मंदिर की जोत थी जो रात भर जलती रहती थी। उस तरफ मत जाओ, वह जगह मेरी नहीं है, वापस आओ। छोटू, मंदिर की तरफ भाग, वही एक रास्ता है। वे दोनों नंगे पैर कांटों और पत्थरों पर भागते रहे। वो साया उनके ठीक पीछे था। उसकी ठंडी सांसें राजू की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। जैसे ही वे मंदिर की सीढ़ियों के करीब पहुंचे, उस आकृति ने एक जोरदार दहाड़ मारी जिससे पूरा बगीचा कांप उठा। दोनों भाइयों ने मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। एक अदृश्य दीवार ने उस साये को रोक दिया। वो आकृति मंदिर की सीमा के बाहर ही हवा में छटपटाने लगी। उसकी आंखों के गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था। तुम इस पत्थर के घेरे में कब तक छिपोगे? सूरज ढलते ही तुम्हें फिर से इसी जमीन पर आना होगा। ये बगीचा मेरा है, तुम मेरे हो। भाई, देखो वो कैसे हमें घूर रहा है। उसकी आवाज मेरे सिर के अंदर गूंज रही है। हम कभी घर नहीं जा पाएंगे क्या? हौसला रख छोटू, देख, हनुमान जी के चरणों में दिया जल रहा है। माँ हमेशा कहती थी कि जहाँ सच्चाई और विश्वास की रोशनी होती है वहाँ अंधेरा टिक नहीं सकता। राजू की नजर मंदिर के गर्भगृह में जल रही अखंड ज्योति के पास पड़ी पीतल की थाली पर गई। उसमें हवन की राख और पुरानी भभूति रखी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये मंदिर इस बगीचे के पुराने मालिक के आतंक को रोकने के लिए ही बनाया गया था। छोटू, वो देख, भभूति। अगर हम इसे उस पर फेंक दें तो शायद ये छलावा खत्म हो जाए। लेकिन भाई, उसके पास जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। वो हमें पकड़ लेगा। तुझे पास नहीं जाना है, बस यहाँ खड़े होकर निशाना लगाना है। मैं उसे अपनी तरफ उलझाता हूँ, तू पीछे से उस पर यह भभूति फेंकना। राजू ने मंदिर के अंदर से एक छोटा सा घंटा उठाया और उसे जोर जोर से बजाने लगा। मंदिर की पवित्र गूंज से वो आकृति और भी व्याकुल हो गई। वो अपना सिर पकड़कर इधर उधर हवा में गोते खाने लगी। ए दुष्टात्मा, तूने बहुतों को डराया है, लेकिन आज तेरा अंत होगा। सामने आ। मूर्ख बालक, तू मुझे खत्म करेगा? मैं हवा हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं इस बगीचे की भूख हूं। जैसे ही वो आकृति राजू पर झपटने के लिए मंदिर की सीमा के एकदम करीब आई, राजू ने इशारा किया। छोटू ने कांपते हाथों से भभूति की पूरी मुट्ठी भरी और अपनी सारी ताकत लगाकर उस काली छाया पर फेंक दी। जैसे ही पवित्र भभूति उस रूह के संपर्क में आई, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे बगीचे में बिजली जैसी कौंध उठी। वो आकृति नीली आग में जलने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जल रहा हूं। वो दृश्य बड़ा ही भयानक और अलौकिक था। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे राख में बदल रहा था। उसकी वो डरावनी सूरत अब शांत पड़ने लगी थी। कुछ ही पलों में वो विशाल छाया एक छोटी सी चिंगारी में बदली और फिर हवा में विलीन हो गई। अचानक पूरे बगीचे में छाया हुआ वो भारीपन गायब हो गया। झींगड़ों की आवाजें जो रुक गई थीं फिर से शुरू हो गईं। भाई, क्या वो चला गया? सब खत्म हो गया। हाँ छोटू, वो चला गया। अब इस बगीचे में सिर्फ आम होंगे, कोई साया नहीं। दोनों भाई मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे। अब उन्हें डर नहीं लग रहा था। जब वे उस पुराने कलम के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां न कोई आदमी था और ना ही कोई मसले हुए आम। दोनों घर की ओर चल दिए। जैसे ही वे घर पहुंचे, सविता देवी दरवाजे पर ही खड़ी उनका इंतजार कर रही थीं। अरे, तुम दोनों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं?
और ये कपड़ों पर धूल कैसी? क्या हुआ रात को? किसी चोर को पकड़ा? माँ, चोर को नहीं, हमने तो यमराज के मुंशी को ही भगा दिया। अब से मैं दिन में ही आम खाऊंगा, रात को कभी बगीचे नहीं जाऊंगा। माँ, अब चोरी नहीं होगी। बगीचे की रखवाली करने वाला अब चैन की नींद सो गया है। सविता देवी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन अपने बेटों को सुरक्षित देखकर उनके मन को शांति मिली। उस दिन के बाद से उस बगीचे में कभी कोई आम गायब नहीं हुआ और ना ही कभी वो डरावनी आकृति दोबारा देखी गई। लेकिन आज भी गांव के लोग रात के 12 बजे उस बगीचे के पास से गुजरते वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं भूलते।